हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, खुश रहना चाहिए, है ना। हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हम बात करने वाले हैं संसद के बारे में। संसद का टॉपिक चल रहा है हमारा, पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं हम। और आज का टॉपिक हमारा क्या है पार्टिकुलर, इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं संसद में जो कार्यवाही होते हैं उनका प्रसारण होता है ना, सीधा प्रसारण टीवी पर, दूरदर्शन पर आप देखते हैं कब से शुरू हुआ। और साथ ही साथ आप वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो सदन के दोनों सदन है ना, 2 सदन है संसद के, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। आपको अब तक तो रट चुका होगा, बिल्कुल 2 सदन है। तो दोनों के ही अपने अपने चैनल भी हैं। वर्तमान समय में मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप एक बार राज्यसभा और लोकसभा के चैनल पर जाके देखिए, वहाँ पर कार्रवाई किस तरीके से होती है सदनों में बताया है। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि कब से कार्रवाइयों का प्रसारण शुरू हुआ। पहले ये जो प्रसारण आज हम देखते हैं, दूरदर्शन पर देखते हैं, ये क्या प्रसारण शुरू से ही होता था या बाद में शुरू हुआ है? तो पहले से नहीं होता था, बाद में शुरू किया गया है कार्रवाइयों का प्रसारण। जब देखते हैं कि अब कब से शुरू किया गया और लोकसभा और राज्यसभा चैनल कब शुरू किए गए उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। कार्रवाइयों का प्रसारण संसद को लोगों के निकट लाने के उद्देश्य से। तो कार्रवाइयों का प्रसारण का उद्देश्य क्या, अगर आपसे पूछा जाए तो जो संसद है उसको लोगों के निकट लाने के उद्देश्य से, यानी कि निकटता हो, पता चले, लोग देख सके कि संसद में कार्य किस तरीके से हो रहा है। उनके यहाँ का जो सांसद है, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब जो भी सांसद होते हैं वो किसी ना किसी क्षेत्र से होते हैं और वो किसी ना किसी क्षेत्र को, उसके नागरिक को, उसके वासी को, जिस क्षेत्र से वो हैं वहाँ पे लोग रहते होंगे बिल्कुल, और उन्होंने उसको वोट भी दिया होगा, मत दिया होगा, उसके बाद ही तो वो सांसद बना जब विजय हुआ। तो लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सांसद है जिसको हमने चुनकर भेजा है वो हमारे मुद्दों को किस तरीके से वहाँ रखता है, कैसे काम करता है, कुछ काम करता भी है, नहीं करता, अगर हमने कोई गलत सदस्य को वोट तो नहीं दे दी। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं और इससे क्या होता है, संसद में, सदन में और लोगों के बीच निकटता भी बढ़ती है। तो यही कहा गया है कि संसद को लोगों के निकट लाने के उद्देश्य से दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का सीधा प्रसारण करके प्रथम शुरुआत 1989 में की गई। कब की गई? 1989 में प्रथम शुरुआत की गई। और क्या था जो प्रथम प्रसारण जिस चीज का शुरू हुआ, वो था राष्ट्रपति जी का अभिभाषण। क्लियर है? अभिभाषण क्या होता है ये हमने इससे पहले ही देख चुके हैं, इससे पहले लेक्चर पे हमने डिटेल्ड बात करी है राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर। दिसंबर 1991 1991 तो दिसंबर 1991 से दोनों सदनों में प्रश्नकाल का आवश्यक संपादन करने के बाद, क्या प्रश्नकाल का संपादन करने के बाद, यानी कि प्रश्नकाल के बाद अगले ही दिन से, जब से प्रश्नकाल शुरू हुआ तो उसके अगले ही दिन से दूरदर्शन पर प्रसारण करना आरंभ कर दिया। ठीक है, कब से शुरू कर दिया? 91 क्लियर है? 91। तो 1991 दिसंबर 1991 से दोनों सदनों में प्रश्नकाल का आवश्यक संपादन करने के बाद। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रश्नकाल का आवश्यक संपादन, यानी कि आवश्यक तौर से प्रश्नकाल कब से शुरू हुआ? 1991 से शुरू हुआ। तो दिसंबर 1991 से दोनों सदनों के प्रश्नकाल का आवश्यक संपादन करने के बाद अगले ही दिन से, यानी कि अगले ही दिन से, आज से प्रश्नकाल का संपादन शुरू हुआ है तो उसके अगले ही दिन से दूरदर्शन पर प्रसारण करना आरंभ कर दिया। आकाशवाणी पर प्रश्नकाल का प्रारंभ 1992 से हुआ। दूरदर्शन पे तो 1991 से ही हो गया, परंतु आकाशवाणी, AIR सुनते हैं ना आप, AIR, तो आकाशवाणी पर प्रश्नकाल का प्रसारण 1992 से, कब से? 1992 से शुरू हुआ। 1992 से सामान्य बजट व रेल बजट की प्रस्तुति का प्रसारण भी दूरदर्शन पर सीधा प्रसारित किया जाने लगा, यानी कि सीधे तौर पर, जब कार्रवाई चल रही है तो सीधे तौर पर प्रसारण शुरू हो गया। कब से शुरू हो गया? 1992 से। जो सामान्य बजट होते हैं, बजट पेश होते हैं
पता है आपको? बिल्कुल पता होगा, नहीं पता है तो आगे हम बजट के बारे में भी चर्चा करेंगे। संसद देख रहे हैं तो संसद से संबंधित कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। अभी फिलहाल क्या बात है कि 1992 से सामान्य बजट व रेल बजट की प्रस्तुति का प्रसारण भी दूरदर्शन पर सीधा प्रसारित किया जाने लगा। दिसंबर 1994 से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, कब से? बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1994 से, इससे पहले से नहीं होता था, परंतु दिसंबर 1994 से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, जो संसद में कार्य किए जाते हैं जैसे कार्रवाई होती है, तो संसद के दोनों सदनों का कार्यवाही दूरदर्शन के 2 अलग अलग कम शक्ति के चैनलों पर प्रतिदिन प्रसारण प्रारंभ हो गया। कम शक्ति के चैनल अर्थात सिर्फ 15 किलोमीटर की परिधि के भीतर ही। कितने किलोमीटर? तो कम शक्ति है ना, कम एवरेज है, कम शक्ति के भीतर, तो सिर्फ 15 किलोमीटर की परिधि के अंदर अंदर ही प्रसारण होता था। इसीलिए कम शक्ति के चैनलों पर कहा है कि 15 किलोमीटर की परिधि के भीतर ही भीतर। तो शुरू में आप जो वर्तमान समय में देखते हैं कार्रवाइयाँ होती हैं और हम उनको देख सकते हैं, वो शुरू से ही नहीं था कि भाई जब से हमारा देश आज़ाद हुआ या संविधान लागू हुआ तब से ही कार्रवाइयों का प्रसारण किया जाता है। नहीं, 1994 से शुरू हुआ है, और वो भी सिर्फ पहले कितना था? 15 किलोमीटर की परिधि के भीतर भीतर। 14वीं लोकसभा 14वीं लोकसभा में लोकसभा का अपना चैनल स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा ने, या पूछ भी सकते हैं कि आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चैनल देखते हैं, प्रथम किसका चैनल आया? तो लोकसभा का आया था। कब आया था? 14वीं लोकसभा में, 14th लोकसभा में। लोकसभा 2006 में, अगर सन पूछा जाए तो लोकसभा का चैनल शुरू हुआ है 2006 में और राज्यसभा का 2011 में। समय समय पर इन दोनों के मर्जर की भी बात उठती रहती है कि इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाए और एक चैनल बना दिया जाए समय समय पर। इसके लिए हमारे जो वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने कुछ समय पहले 6 सदस्यीय एक कमेटी भी बनाई थी, क्योंकि देखिए कोई काम करना है तो उसके पहले पॉइंट्स जानने पड़ेंगे कि अगर हमने मर्जर किया तो इसके लाभ होंगे या हानि, किस तरीके से क्या होगा, तो उसके लिए पहले कमेटियों का गठन किया जाता है। तो अभी तक मर्ज नहीं किया गया है, परंतु मांग उठती रहती है कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा का अलग अलग चैनल, इसको एक जगह मर्ज कर दिया जाए। क्लियर? अब बात करते हैं अनिश्चित काल के लिए विघटन। आप देखते हैं संसद का अनिश्चित काल के लिए समय समय पर विघटन किया जाता है। 3 शब्द आते हैं इसमें, आपसे पूछ सकते हैं, स्थगन, विघटन और सत्रावसान। तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या बात की गई है यहाँ पर? स्थगन, एक ये शब्द है विघटन और एक है सत्रावसान। ये लिखा भी है सत्रावसान, इन्हें भी देखेंगे। फिलहाल ये बात करते हैं कि अनिश्चित काल के लिए विघटन क्या कहा गया है। अनिश्चित काल से तात्पर्य है कि पहली स्थगन, सबसे पहले यहाँ अगर आप अनिश्चित काल को समझना चाहते हो ना तो स्थगन सुनिए। स्थगन से तात्पर्य है कि जब हम किसी भी चीज़ को कुछ समय के लिए, पर्टिकुलर 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, आधे दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए कह देते हैं कि स्थगित कर दी गई है, अब 1 हफ्ते के बाद या 1 दिन के बाद या आधे दिन के बाद या 2 दिन के बाद दोबारा से कार्रवाई शुरू की जाएगी, तो कुछ समय के लिए स्थगन हो गया। स्थगन में जब टाइम इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि स्थगन तो कर दिया परंतु उसमें बताया नहीं गया कि स्थगन 1 दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है, 1 हफ्ते के लिए है। जिस स्थगन में टाइम नहीं बताया जाता उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है कि भाई अनिश्चित काल, पता ही नहीं है 1 दिन में चले, 2 दिन में चले, 3 दिन में चले, 1 हफ्ते में चले, 1 महीने में चले, तो उसको अनिश्चित काल बोला जाता है। अनिश्चित, निश्चित नहीं है, अनिश्चित, निश्चित नहीं है कि कब तक के लिए स्थगन किया गया है। अनिश्चित, निश्चित नहीं है, तो यही कहा है कि अनिश्चित काल। समझ में आ गया? जिसमें डेट इंक्लूड रहती है, डेट पता होती है, तारीख पता होती है, या समय पता होता है कि 1 दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है, वो नॉर्मली स्थगित है कि भाई 2 दिन के लिए है, 2 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगी। नॉर्मली ये तब किया जाता है या तो कार्रवाई में कोई बाधा हो या कोरम पूरा ना हो, तब कह देते हैं कि इतने टाइम बाद चलेगी, या फिर किसी की डेथ हो जाए तब स्थगित कर दी जाती है।
कि हाँ एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, अब कल से कार्रवाई शुरू होगी। तो जनरली ये रीज़न रहते हैं सदन के स्थगन का। क्या बात की गई है? निश्चित काल के लिए विघटन। आप देखते हैं लोकसभा का और राज्यसभा का, लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता। पहले भी आपको बताया, लोकसभा हमारी अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी यानी कि परमानेंट सदन है। राज्यसभा परमानेंट सदन है, उसका विघटन नहीं हो सकता, परंतु लोकसभा का हो सकता है। लोकसभा का 5 साल में अगर वो 5 साल के लिए अपना कार्यकाल पूरा कर लेती हो तो उसका कार्यकाल पूरा होने के साथ ही अपने आप ही उसका विघटन हो जाता है। नए चुनाव होते हैं हर 5 साल में, परंतु अगर बीच में उस समय से पूर्व विघटन होता है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा उसका विघटन किया जाता है। करते मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर यह बिल्कुल अपने आप कुछ नहीं करते राष्ट्रपति जी, परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि सदन का विघटन या लोकसभा का विघटन कौन करता है तो कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। या फिर अगर आपसे को ये भी बताया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, अब कुछ ऐसे हालात हैं, युद्ध जैसी स्थिति या कुछ प्रॉब्लम है, चुनाव नहीं करवा सकते, तो क्या होता है उस समय के लिए कुछ टाइम के लिए कुछ समय के लिए सदन का कार्यकाल यानी कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है कि जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी फिर चुनाव कराएंगे। तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है या उसको समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। तो विघटन 2 तरीके से होता है, एक तो समय से पूर्व विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति जी करेंगे, परंतु अगर वो 5 साल में क्लियर पूरे 5 साल बाद अगर अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके विघटन हो रहा है तो उसमें राष्ट्रपति जी का कोई हाथ नहीं है कि भाई राष्ट्रपति जी कहेंगे तभी 5 साल बाद भी तब विघटित होगी, नहीं। 5 साल तो टाइम ड्यूरेशन है, 5 साल होते ही अपने आप विघटित हो जाती है, नए चुनाव होते हैं। परंतु अगर बीच में समय से पूर्व भंग करना हो, लोकसभा का विघटन होना हो तो राष्ट्रपति जी करते हैं। क्लियर? अध्यक्ष को सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। आपसे कोई पूछे कि अनिश्चित काल के लिए जब सदन स्थगित किया जाता है, अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है या स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, अध्यक्ष के पास होती है। राज्यसभा में है तो सभापति होंगे और लोकसभा में है तो अध्यक्ष होंगे। तो यही बात की जा रही है। सदन को एक बार अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के पश्चात दोबारा उसे फिर से बुलाने की शक्ति भी अध्यक्ष को ही प्राप्त होती है। यानी कि अगर वो अनिश्चित काल के लिए या निश्चित काल के लिए पता भी रखा है कि एक दिन के लिए संसद स्थगित है या फिर अनिश्चित काल के लिए भी स्थगित की गई है, अध्यक्ष ने ही स्थगित की है, तो बुलाने की भी शक्ति किसके पास है? अध्यक्ष के ही पास है। साथ ही साथ और क्या बात की जा रही है? राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों या किसी एक सदन, क्या कहा गया है? जरूरी नहीं है कि दोनों सदनों का एक साथ करें, तो राष्ट्रपति जी समय समय पर दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकते हैं व लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्या कहा गया? सत्र का अंत, यानी कि अब जो भी सत्र चल रहा है वो पूरी रूप से अपूर्णतः अंत हो गया है, वो समाप्त हो गया। सत्रावसान यानी कि जो सत्र है, जो कार्रवाई उसका अंत, सत्रों का अंत। 3 सत्र होते हैं नॉर्मल, आप देखेंगे बजट, मानसून, ग्रीष्मकालीन, ये 3 तरीके के। आप बताइए सही बोल रही हूँ मैं या गलत बोल रही हूँ? क्योंकि इसलिए पूछ रही हूँ आपको, मैंने पहले ही बात कर चुकी हूँ कि 3 तरीके से सत्र होते हैं और राज्यसभा के कितने सत्र होते हैं। अगर राज्यसभा के, क्योंकि मैंने ये बात भी बताई है कि अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाता है कि सत्र कितने होते हैं एक साल में, तो बिल्कुल 3 होते हैं, परंतु राज्यसभा के 4 सत्र होते हैं। और वो होते कैसे हैं इसका जवाब भी उस लेक्चर में दिया गया है, तो आप जाके देखिएगा वहाँ पर। यहाँ बात की जा रही है कि सत्र यानी कि अब बजट सत्र है, समाप्त हो गया, तो सत्रावसान अब दूसरा सत्र शुरू होगा। तो सत्रावसान कौन कर सकता है? बजट सत्र है, मानसून सत्र है, पूरा सत्रावसान यानी कि सत्र का अंत कर दिया गया, पूरे सत्र का अंत। अब 6 महीने के बाद सामान्य तौर पर अगर आपसे पूछा जाता है कि एक से दूसरे सत्र के बीच कितना अंतर होता है, कितने समय में दूसरा सत्र होना आवश्यक है, तो 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता।
राष्ट्रपति समय समय पर दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकते हैं व लोकसभा को भंग कर सकते हैं। सत्रावसान हो जाने पर केवल राष्ट्रपति ही सदनों की बैठक आमंत्रित कर सकते हैं। यानी कि आपसे पहले भी कहा है कि राष्ट्रपति जी ही सदनों की बैठक सत्र को बुलाते हैं। ये बात ठीक क्लियर रखिएगा। जैसे यहाँ बात की गई थी कि अगर अध्यक्ष अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित करता है तो कौन बुलाएगा? अध्यक्ष बुलाएगा। परंतु सत्रावसान करने की शक्ति किसके हाथ में है? राष्ट्रपति जी के हाथ में है। तो बुलाएगा कौन अगली बार? राष्ट्रपति जी ही बुलाएंगे। क्लियर? सामान्यतः सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसका राष्ट्रपति द्वारा आगामी कुछ दिनों के अंदर ही सत्रावसान कर दिया जाता है। कि अगर अनिश्चित काल के लिए, अगर निश्चित है यानी कि आप अध्यक्ष ने कोई टाइम ड्यूरेशन रखा है कि एक दिन का, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या बोलते हैं, या जो भी राज्यसभा में भी है तो राज्यसभा के सभापति क्या कहेंगे कि एक दिन के लिए या आज के लिए सदन स्थगित की जाती है तो कल चलेगी। परंतु अगर अनिश्चित काल के लिए है, उसमें टाइम ही नहीं पता, एक दिन है, 2 दिन है, 1 महीना है, 2 महीना, तब क्या होगा कि ऐसे ही खिंचता रहेगा। तो यही बात यहाँ की गई है कि सामान्यतः सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बाद उसका राष्ट्रपति द्वारा आगामी कुछ दिनों के आगे आने वाले कुछ दिनों में ही सत्रावसान कर दिया जाता है। अब जब उसका टाइम ही नहीं है, बता ही नहीं रहे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो क्या फ़ायदा? पैसा भी खर्च हो रहा है, समय भी खर्च हो रहा है, सांसद वहाँ रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं तो सारी चीज़ें ही लग रही है, पैसा भी, टाइम भी, सब कुछ। तो क्या होता है अगर अनिश्चित काल के लिए है और उसका कोई टाइम पता नहीं चल रहा है कि कितने टाइम के लिए है, तो कुछ समय बाद राष्ट्रपति जी उसका सत्रावसान कर देते हैं, यानी कि उस सत्र को ही समाप्त कर देते हैं। फिर नया सत्र होगा स्टार्ट आगे आने वाले 6 महीनों के भीतर। और बुलाएगा कौन नए सत्र को? राष्ट्रपति जी। सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने पर उसके सामने लंबित किसी पर कोई मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर सदन को स्थगित किया जाता है तब उसके सामने जो मामले होते हैं, लंबित मामले यानी कि पेंडिंग वर्क जो होता है, उस पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता? तो यही बात बताई गई है कि सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने पर उसके सामने लंबित किसी पर कोई प्रभाव, लंबित किसी विधेयक, क्या आएगा? किसी भी विधेयक या किसी भी चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं। जितने भी पेंडिंग मामले होते हैं, किसी भी मामले पर, कोई भी मामले पर, क्या? किसी भी मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु लोकसभा व प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत क्या कहा गया है कि लोकसभा के अपने कुछ नियम है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोकसभा के कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशन और अपने नियम हैं। उन नियमों के भी बारे में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल्ड बात करेंगे। हम संसद पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरीके से ही पढ़ लेंगे। तो परंतु लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत एक नियम है। कौन सा नियम? नियम 335 के अनुसार, क्या? नियम 335 के अनुसार सदन का सत्रावसान हो जाने पर, यानी कि जब सदन का सत्र ही समाप्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, तब क्या होती है? विधेयक जो लंबित पेंडिंग मामले होते हैं तब उनकी स्थिति क्या होती है? सदन का सत्रावसान हो जाने पर विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचनाओं के अलावा, यानी कि जो विधेयक पेश करने की जो अनुमति थी, सिर्फ विधेयक पेश करने की अनुमति के प्रस्ताव के अलावा बाकी जो भी लंबित मामले हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ एक ही रहते हैं। कौन से मामले हैं? सिर्फ विधेयक पेश करने की अनुमति के अलावा तो सिर्फ एक यही वाले हैं जो नॉर्मल रहते हैं। बाकी जो भी पेंडिंग मामले हो सब समाप्त हो जाते हैं। फिर अगले सत्र में दोबारा उन पर कार्य होगा। तो ये कहा गया है कि सत्रावसान हो जाने पर विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचनाओं के अलावा अन्य सब लंबित सूचनाएं व्यापगत अर्थात समाप्त, खत्म। तो अन्य सभी लंबित सूचनाएं व्यापगत हो जाती हैं तथा आगे आने वाले अधिवेशन के लिए नए सिरे से सूचनाएं देनी पड़ती हैं। फिर जब आगे आने वाला अधिवेशन, जब नया अधिवेशन आएगा तो फिर आपको पुनः दोबारा से सूचनाएं देनी पड़ेंगी। क्लियर रखिएगा।
और अब बात करते हैं जब लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। अगर बीच में अब 5 साल हो गए तो नॉर्मल, ठीक है, अब अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद हुआ है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। जो तरीका है उस तरीके से चलते रहते हैं, चुनाव होते हैं, फिर नया सदन होता है। परंतु अगर लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, बीच में भंग कर देते हैं, उस समय हो सकता है कि कुछ पेंडिंग मामले हों। तो जब लोकसभा को भंग कर दिया जाता है तो जो सारे पेंडिंग मामले होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। फिर नए लोकसभा आएगी, फिर नए तरीके से पुनः उनको नए तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, सामने रखा जाएगा। परंतु अगर वो विधेयक लोकसभा में पास कर दिया गया है और राज्यसभा में गया हुआ है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोकसभा से पारित है, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा तो भंग हो गई अब। परंतु अगर विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया है और राज्यसभा के पास है तो उस विधेयक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा ही तो भंग हुई और लोकसभा ने तो उसे पारित कर दिया है। राज्यसभा भंग होती ही नहीं है, वो तो परमानेंट सदन है, तो उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपसे ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पूछा भी गया और आगे पूछने के चांसेस भी हैं। क्लियर? आई होप जो बातें मैंने आपको समझाई हैं समझ में आई होंगी। आज हमने 3 बातें गई, विघटन, सत्रावसान, अनिश्चितकाल। विघटन यानी कि समाप्ति, विघटन खत्म हो गई, विघटित समाप्त हो गई कोई चीज़। संसद है यानी कि भंग कर दिया, विघटित कर दिया संसद को, विघटन अर्थात ये होता है। अनिश्चितकाल का स्थगन क्या होता है बता दिया है। नॉर्मल स्थगन में क्या होता है भाई, नॉर्मल स्थगन में तो टाइम पता होता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। अनिश्चितकाल के लिए में टाइम फिक्स नहीं होता कि 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, नहीं पता होता। सत्रावसान से तात्पर्य सत्र ही समाप्त कर दिया गया, यानी कि बजट सत्र चल रहा है अब सब समाप्त, मानसून सत्र चल रहा है समाप्त, अब अगली बार होगा जो होगा। तो ये सब चीज़ें थी, ये डिफरेंसेस थे, ये मैंने आपको बता दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी जो चीज़ें मैं समझाना चाह रही थी। नहीं आई तो एक बार और वीडियो को देख लेना, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।